नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे रियलिटी चेक विद हरीश सिन्हा। आज हम फिर मिल रहे हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के साथ आपसे। आ, जब सब देश मिलकर पाकिस्तान को पैसे दे रहे थे तो क्या ये वाकई मदद है या सभी अपनी अपनी चाल चल रहे थे? और जब सारे देश साथ हैं तो फिर भारत क्यों अलग है? आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिर से एक बड़ा राहत पैकेज दिया है और यूएस, चाइना, जापान सबने समर्थन किया। पर क्या ये दया है या फिर डिप्लोमेसी का खेल? इस मुद्दे की परतों को खोलने के लिए और जियोपॉलिटिक्स के असली इरादे को समझाने के लिए हमारे साथ हैं सप्तऋषि जी, एक स्पष्ट, सजग और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखने वाले विचारक। सप्तऋषि जी, आपका स्वागत है इस विशेष चर्चा में। धन्यवाद शुभ। तो सप्तऋषि जी, हमारा पहला सवाल आपके लिए ये है, क्या आईएमएफ वाकई पाकिस्तान की मदद कर रहा है या हर देश अपना फायदा देख रहा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और क्या कहते हैं, ऐसे जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जी। तीन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स थे। और जो पांच मनी मार्केट्स है पूरी दुनिया में, जी हाँ। ये बेसिकली जियो इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े लीवर्स थे जो ब्रेंटन वुड्स एग्रीमेंट से बाहर निकले। जो हमारे हैरी एस्ट्रूमन थे, उनकी उनकी आइडिया थी लीग ऑफ नेशंस बनानी। हम्म। तो उनका कहना था कि जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो है दोबारा ऐसी घटना न घटे। जी। फिर लीग ऑफ नेशंस फेल किया तो फिर बोला कि चलो पुरानी शराब लेकिन नया बोतल बना देते, यूनाइटेड नेशन कर देते। लीग ऑफ नेशन का वही रहा, यूनाइटेड नेशन हो गया। हम्म। और यूनाइटेड नेशन होने के बाद लोगों को लगा कि नहीं यार, समुंदरों को पहले ये कर लेते, इलाके बांट लेते, तो अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी निकला। फिर उसके जो जनरल असेंबली एंड कंस्टिट्यूएंट इलेक्शंस निकले, जिसके अंदर हम्म। यूएस ने अपनी सार्वभौमिक सर्वप्रभुता मेंटेन करने के लिए उस समय के सुपर पावर का एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाया, जिसे हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन पूरी दुनिया पे जो उस समय के जो साम्यवादी शक्तियां या इंपीरियलिस्ट पावर थी, वो सॉफ्ट इंपीरियलिज्म का ग्रिप कैसे बना के रखे, और उनके आपस के बीच में जो टकराव है, जो उनके उपनिवेशों को लेके है, उपनिवेशवाद से ही उनका उदय हुआ और उपनिवेशवाद से ही इनका महासंग्राम हुआ और उपनिवेशवाद के वजह से इनका पतन हुआ। जी। तो अब इस मैकेनिज्म का कंसेप्ट यह था कि उपनिवेश बना रहे, लेकिन हम्म। आपस में संघर्ष और संग्राम बड़े शक्तियों में ना। इसलिए वीटो पावर पावर वगैरह दे दी गई। हम्म। लेकिन जब देखा गया कि कालांतर में जियोपॉलिटिकल पावर घटता चला जा रहा है हम्म। और धीरे धीरे सारी कॉलोनीज छूटती जा रही हैं, हम्म। लैंड लीज एग्रीमेंट में पूरा ब्रिटेन का सारा सोना और यूरोप का सारा सोना फोर्ट नॉक्स में जाके यूएस के पास जमा हो रहा है, तो फिर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हम्म। जिससे सारे जगहों पे दबदबा बनाया जा सके? तो ये सारे संगठनों का जन्म हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, और क्या कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, और छोटे छोटे ऐसे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जिसे हम्म। हम गैट कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WTO। इन सारे चीज जगह का इस्तेमाल होता है, और इन चीजों को जो एक हम्म। स्ट्रक्चर बना है उसे बोलते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर। रूल किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का। और जब जो कि जिग्न्यू ब्रेजियंस्की ने कहा है कि द हम्म। अमेरिकन सेंचुरी, तो आगे आने वाला 100 साल अमेरिका की सर्वप्रभुता रहेगी। तो अमेरिका के बनाए हुए ग्लोबलिस्ट ऑर्डर, जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उस हम्म। ग्लोबलिस्ट दर्शन के अंदर में सुपरा नेशनल कंस्ट्रक्ट बना के पूरे दुनिया के ऊपर सार्वभौम अर्थनीतिक दबदबा बनाने के लिए संगठनाएं बनी। अगर आप चार्टर देखें, नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब उसमें रिसेंटली एक और फंड जुड़ा है जिसे फाइनेंशियल एक्शन टैक्स फोर्स कहते हैं। वो ऑपरेशन नोबल लीगल, यानी अमेरिका के ठुकाई के बाद 1911 के बाद बनाया गया दूसरी संगठनाएं हैं, जो हम्म। कि किसी भी कंपनी की रेटिंग करती है, और जिसके लिस्ट में वो आ गया, हम्म। ब्लैक लिस्ट में, उसके साथ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करना मना हो जाता है। ग्रे लिस्ट पे सीवियर रेस्ट्रिक्शन होती है। बाकी दुनिया जो है सारी नॉर्मल लिस्ट में होती है, व्हाइट लिस्ट में होती
तो ये सारी संगठनों में यूएस के पास द पावर ऑफ सैंक्शनिंग और जो ग्लोबल करेंसी है एसडीआर और यूएस डॉलर, इसकी सार्वभौमिकता के अधीन बाकी जगहों को रखने का कंसेप्ट। अब आपका कंसेप्ट सवाल कि आईएमएफ ने लोन क्यों दिया। हाँ हाँ। तो पहले पाकिस्तान की पोजीशन देखिए, पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान ब्रिटेन का बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट है ताकि भारत को का इन्फ्लुएंस, जो कि उस समय हम वो माना जा रहा था सोवियत रशिया का इन्फ्लुएंस है, वो भारत के को होते हुए कहीं मिडिल ईस्ट तक न पहुंच जाए, जिसको वो वेल्स ऑफ पावर कहते थे। अच्छा। और मिडिल ईस्ट में जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम और अमेरिकन टेक्सन कंपनीज है जो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रही हैं, उस वेल्स ऑफ पावर तक के भी बीच में आया। तो भारत को ब्लॉकेड करने के लिए, एक जियोपॉलिटिकल दीवार बनाने के लिए वो बनाया गया। और दूसरा कंसेप्ट क्या था कि ऑपरेशन मैड हाउस और के तरफ जो कंसेप्ट था कि भारत की फ्रेगमेंटेशन कर दी जाए, जिसे द बल्कन प्लान कहा जाता था। वो माउंटबेटन का सबसे पहला आइडिया था, जो कि उसने ऑकिनलेक से लिया था। और उसका कंसेप्ट यह था कि लॉर्ड जॉर्ज जब रिटायर हो रहे थे, फिर ये लोग आए और चर्चिल के स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में बोला भारत के टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि भारत एक वापस शक्ति ना बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? ताकि हिटलर ने देखा था कि हिटलर के देश के साथ, यानी जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के काइजर विलियमसन के जर्मनी के साथ जब अपमान हुआ, तो उसने उसका बदला किस तरीके से फ्रांस में घुस के उसी तरीके के ट्रेन पे लाके उनको उनके सामने वो दस्तावेज करवाया। और ट्रीटी ऑफ वर्साई की तरह वैसा ही ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स फ्रांस पे किया गया। इतिहास को दोहराने का जो भय था, चर्चिल जानता था कि उसने किस प्रकार का नरसंहार किया। वो जानता था कि भारत एक ना एक दिन थे भारत की आत्मा जगेगी तो हम कहीं बदला ना ले, इसलिए भारत की फ्रेगमेंटेशन की गई। अब पाकिस्तान की यूटिलिटी है वो बेसिकली गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल से आता है। गोल्डीलॉक एक एम्बेसडर था जो कहता था कभी भी किसी भी शक्ति को ज्यादा ऊपर मत बढ़ने दो। ये महारथी बर्बरी या जिसे हम खाटू श्याम कहते हैं, उसका सिद्धांत है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा कमजोर की तरफ से लड़ूंगा, यानी मारते 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 एक सेना को कमजोर कर दो, फिर आप उस सेना में चले जाओ, फिर इसको पीटना उसको कर दो, फिर ये जब कमजोर हो जाए तब फिर पाला बदल दो, इसको पीटना शुरू करो। ले दे के बंदर बाट बना के दोनों बिल्लियों को लड़ा के अपनी भौमिकता बना के रखो। और इसीलिए श्री कृष्ण ने सिद्ध होते हुए भी बर्बरिक का सर काट लिया और बोला था बेटा तुम्हारे जैसे लोगों का धर्म युद्ध में कोई काम नहीं है, ताकि तीर पे लटके रहो, जब महाभारत खत्म होगा फिर से हम तुम्हें शरीर दे देंगे। तो कंसेप्ट यहाँ पे गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल का ऐसा ही है कि किसी भी शक्ति को, किसी भी, पहली बात शैटर बेल्ट करके पूरे जगह पे अस्थिरता फैला दिया जाए। कोर क्या है? कोर है यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट। और यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट कोर क्यों है? क्योंकि जो बेसिक मैकिंडर्स थियरी कहता है कि जब भी यूरेशिया के ऊपर रशिया, चाइना और यूरोप की ताकतें एक हो जाएंगी तो एक इतना बड़ा ब्लॉक बन जाएगा जो कि पूरे मानवता का 80% संसाधन का अधिकार कर लेगा और वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। राज किसे करना है? अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट को करना है, नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट को करना है, भाई एशिया यूरेशियन महाद्वीप को करना ही नहीं है। तो क्या करो? तो इनके अंदर निकोलस पाइकमैन ने, जिसको क्या कहते हैं कोस्टल स्टेट्स या क्या कहते हैं रिमलैंड थियरी है, उसको शटर बेल्ट बना, चारों तरफ में उसके अंदर अस्थिरता फैला दो, उसके अंदर क्या कहते हैं इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दो कि देखिए जहां जहां कोस्टल स्टेट है, चाहे वो बाबेल मंदे वो यानी आपका यमन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, जहां जहां कोस्टल स्टेट्स है वहां पे अस्थिरता फैला दो ताकि ये अस्थिरता केंद्र की तरफ बढ़े। केंद्र कहाँ है? यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, रशिया, इंडिया, जो बड़े लैंड मास के बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके सेंटर तक पहुंच जाए। तो इसीलिए पाकिस्तान का जन्म हो रखा है, क्योंकि टू एक्ट एज ए जियोपॉलिटिकल शटर बेल्ट। तो इसीलिए आईएमएफ उसको ड्रिप फीड पे रखता है, थोड़ा 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 उसको खाना पानी देता है। अब आपने क्यों दिया? आईएमएफ का नाम है मॉनिटरी फंड, सो व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू? फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। और क्या कहते हैं कंट्रीज के फ्रेजाइल इकोनॉमी को, फ्रेजाइल
स्टेट्स को डिसइंटीग्रेशन से बचना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों बनाया गया कि लोगों ने देखा कि अगर मान लो सब सहारन अफ्रीकन स्टेट्स हैं या जहां पे भी है, जहां हद से ज्यादा भुखमरी या हद से ज्यादा जब गरीबी और दरिद्रता फैल जाएगी, जब इकोनॉमिक इम्प्लोजन होगा, तो उसकी अवस्था जो है आज के वर्तमान सोमालिया की तरह होगा कि लॉलेस लैंड बनेगा, और वॉर लॉर्ड और वॉर लॉर्डिज्म और जो भयंकर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पनपेंगे और वहां से पूरी दुनिया को अस्थिर करेंगे। जो उन्होंने लीबिया में कर दिया, जो उन्होंने इराक में कर दिया, जो उन्होंने इस तरह के जो इस तरह, तो इसको रोकने के लिए अमेरिका आईएमएफ बना। आईएमएफ का काम क्या है? मॉनिटर करो, फ्रेजिलिटी हटाओ। तो आप ये बताएं, आईएमएफ ने 26 बार पैकेज देके 26 बार शर्तें लगा के ऐसा कौन सा फ्रेजाइलिटी चेंज किया है? नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया में आईएमएफ के बेल आउट पैकेज में एक कंट्री दिखा दीजिए जो कि आईएमएफ ने 26 बार लोन दिया है। हर कंट्री के 2, 3, 4 बार के लोनिंग के देखेंगे, और उसके बाद वो बाहर आ गया। यहाँ तक श्रीलंका, उसको भी लोन नहीं दिया गया था आईएमएफ द्वारा। श्रीलंका वॉज अ वायबल कैंडिडेट, एक शांति प्रिय राष्ट्र था। हाँ, वहां जेनोसाइड हो का, लेकिन कंटिन्यूअस जेनोसाइड नहीं चल रहा है, वहां पे भी अस्थिरता थी। जब शांति बहाल हो गई, राजपक्षे ने चाइनीज डेट ट्रैप में अपने देश को बेच दिया, देश कोलैप्स कर गया, तो उसके बाद भी आईएमएफ नहीं आया। मालदीव्स में वहां पे भी नहीं आया था, पैराडाइज सोल्ड। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, मोहम्मद मुइजू के जो कंट्री है वहां पे भी इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है, वहां भी आईएमएफ नहीं आई। तो जो उसका चार्टर है टू प्रिवेंट द हेल्प द फाइनेंशियली फ्रेजाइल स्टेट्स, वो तो उसने कभी नहीं किया। म्यांमार अत्यंत फ्रेजाइल स्टेट है, कभी उसकी मदद नहीं की गई। लाओस सबसे गरीब मुल्क है दुनिया में, गरीब तरीन मुल्क है, उसकी कभी मदद नहीं की गई। मदद एक एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर टेररिज्म का किया गया। अब आप मेरे कहने का आशय समझ चुके होंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक से या मदद से या गरीबी के अपलिफ्टमेंट से इस संगठन का कोई मतलब नहीं है। इस संगठन का एक और एकमात्र इस्तेमाल है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म और जियो इकोनॉमिक्स के थ्रू टू कीप जियो इकोनॉमिक लीवर और कीप एनिमी ऑफ इंडिया इन एम्बियंस, ताकि हमारे ग्रोथ को, हमारे राइस को, हमारे सेल्फ सफिशिएंसी को चेक किया जाए। तो अमेरिका और चीन जो कि हमेशा आमने सामने रहते हैं, वो भी पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका और चीन के ड्रामे में जब दुनिया खोती है तो लोग वो देखते हैं जो दिखाना चाहता है। आप किसी भी जादूगर या मदारी के खेल पे जाए, वो आपको दाहिना हाथ हिलाएगा और सारा कर्तव्य बाएं हाथ से करता है। पहले हमें यह समझना चाहिए कि चीन और अमेरिका के रिलेशन कैसे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका घुसा क्यों था, कोई इतिहास नहीं। देखिए क्या है कि हम हिंदुस्तानियों के साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे बारे में कहा जाता है वी नेवर फॉरगेट। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहता हूं हिंदुस्तानियों के साथ वी नेवर रीड एंड वी नेवर रिमेम्बर। द्वितीय महाविश्व युद्ध में जापान और अमेरिका का जो प्रादुर्भाव हुआ किस वजह से हुआ? जापान ने मंचूरिया में जो उनका रॉयल डायनेस्टी था, एम्परेस डोगोवार का, उसको सुन याट सेन ने तो डिमोलिश कर दी। और सुन याट सेन का जो छात्र था, 2 छात्र थे, एक माओ सेतुंग और दूसरा था क्या कहते हैं चेंग काई शेक। चेक के नेशनलिस्ट पार्टी ने उसको खदेड़ के बाहर निकाल दिया और उस पर आधिपत्य कर दिया। जापान के राजवंश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि जापान भी एक मोनार्की था और चाइना कुछ समय पहले तक मोनार्की था। उनके बहुत सेंचुरीज के लंबे ट्रेड रह चुके हैं और कल्चरल सिमिलैरिटी। इस चीज के पुख्ता के जापान ने मंचूरिया प्रोविंस में हमला कर दिया इन कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के ऊपर। जापान के साथ अमेरिका की कोई प्रॉब्लम नहीं। जापान में से स्टूडेंट जाके अमेरिका पढ़ रहे थे, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जापान की इमिग्रेंट पॉपुलेशन अमेरिका में डायस्पोरा में रह रही। जापान के सीनियर नेवल ऑफिसर्स अमेरिका के वॉर डॉक्ट्रिन सीख रहे थे। इनफैक्ट जब से ओपनिंग अप, यानी जब तक अमेरिका की गनबोट डिप्लोमेसी
निजी रेस्टोरेशन करके पूरा शोगुनेट, यानी जिसे हम कहते हैं सामुराई ट्रेडिशन का समापन किया और वापस राजसत्ता आधिपत्य की। तब से राजसत्ता अमेरिकनों के ताबेदार थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सामुराइयों को हटाया था, शोगुन को हटा के, सामुराई को हटा के वो शक्ति पे आए थे वापस। तो वो क्यों अमेरिकन के खिलाफ जाते? लेकिन अमेरिका के बारे में जो कहा गया है, अमेरिका का शत्रु होना तो घातक है, लेकिन अमेरिका का मित्र होना जानलेवा है। तो जब इन लोगों ने अपने राजवंश के दूसरे राजा के भयंकर, उनके पूरे फैमिली के साथ मैसेकर हुआ था, उनके इस वजह से जब हमला किया, तो अमेरिका ने सबसे पहला क्या काम किया जो आज वो रशिया के साथ कर रहा है, जापान पे सैंक्शन लगा दिया। जापान का तेल रोक दिया, जापान का स्टील रोक दिया और जापान के जहाजों के सारे कंपनीज को बैंकरप्ट करना शुरू कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि अगर जब ये इंपीरियल जापान ने जाके रशिया जो था वो जापान का शत्रु था, याद रखिएगा, मैं मंचूरिया की बात कर रहा हूँ। और चीन और रशिया में कभी दोस्ती नहीं थी। चीन और रशिया में दोस्ती ही कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद बनी। रशिया और चीन के बीच में हमेशा क्या कहते हैं, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बने रहे। और उस समय में इतिहास में जापान ने अपने पुराने एलाई के खिलाफ जाके मजबूरी में एक्सिस पावर में जाके साइन कर दिया, क्योंकि रशियन के साथ उनके शत्रुता थी। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, हिटलर उसमें, माइंड यू कि तब तक क्या कहते हैं, बारबरोसा लैंड ने बारबरोसा शुरू नहीं हुआ था, ऑपरेशन बारबरोसा। हिटलर जीत रहा था यूरोप। रशिया के रिबेंट्रॉप पैक्ट हो चुके थे जर्मनी के साथ। उसी जर्मनी के साथ जानते हुए भी जर्मन इटली के साथ जापान ने एक्सिस पावर में संधि की। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका से गुस्सा, ताकि रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज कहीं तो मिलेंगे। तो रशियन तेल और रशियन ये मिलने लग गया था। तो उस समय से अमेरिका चीन का ताबेदार है। अमेरिका को गुस्सा तब आया जब चिंग काई शेक पूरी तरह जंग जीतने के बाद वो क्या कहते हैं, शंघाई में, तब क्या कहते हैं, बेजिंग उतना बड़ा राज्य नहीं था, शंघाई में मीटिंग हुई जनरल डगलस मैकार्थर की और चिंग काई शेक की, और कहा कि नाउ यू आर लेट अस से द लीडर ऑफ चाइना फॉर नेक्स्ट सेंचुरी। तो चिंग काई शेक ने हंसते हुए बोला, द जापानीज वर द डिजीज ऑफ द स्किन बट द कम्युनिस्ट आर द डिजीज ऑफ द मैरो। यानी जापान का जो समस्या था वो चर्म रोग के बराबर है, बहुत सरफेस का समस्या था जिसको आपने न्यूक्लियर बम मार के समाप्त कर दिया। असली समस्या तो मेरे यहाँ कम्युनिज्म की है, जो हड्डी के गूदे में घुसी हुई है और वो बीमारी नहीं जाएगी। और उसके शब्द जो है प्रोफेटिक निकले और चाइना कम्युनिस्ट बना। इसी पाकिस्तान ने चाइना का माओ सेतुंग की और जो क्या नाम था, निक्सन, रिचर्ड निक्सन, और इजराइल का जो ये था, कौन था उस वक्त, हेनरी किसिंगर, इनकी आपस में मीटिंग कराई, पंडिताई की, इन दोनों की शादी करवाई, क्योंकि ये दोनों अपोजिट कैंप के थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी, निकिता क्रुश्चेव आ चुका था। इस वक्त निकिता क्रुश्चेव के साथ माओ के पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से दोनों के आपस में झगड़े, यहां तक कि हॉट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके थे, फायरिंग हो चुकी थी। अमेरिका ने मौका देखा और शत्रु का शत्रु मेरा मित्र बना के सेंचुरीज तक जो इन्होंने चाइना के ऊपर सैंक्शन, एम्बार्गो, जो कुछ भी किया, भूल के चाइना के साथ आया। तो आप वो इक्वेशन देखें। आज आप बता रहे हैं अमेरिका और चाइना आपस में खिलाफ है। चाइना भिखारी था उस वक्त। चाइना की मदद द्वितीय विश्व युद्ध में की, चाइना की मदद फिर से की। चाइना को WTO में लाने वाले का नाम क्या कहते हैं, क्लिंटन है, यानी हिलरी का हस्बैंड बिल क्लिंटन। और WTO के बाद डेंग जियाओपिंग, और क्या कहते हैं, डेंग जियाओपिंग से बाद हु जिनताओ तक द मैसिव एक्सपेंशन जो चाइना का हुआ, उसमें सारा काम था चाइना की कंपनियों को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर। आज हमारे कंपनियां जब लिस्ट करने की कोशिश कर रही है, फॉर्चून 500 बनने की कोशिश कर रही है, कोई फंड मैनेजर वहां हमारे कंपनियों में निवेश नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोल रहा है,
भारत में एप्पल मत बनाना, हम्म 25% टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन उसको चाइना से प्रॉब्लम नहीं है। चाइना में उसने 225% लगाया, क्या हुआ? वापस जाके अभी नेगोशिएट कर रहा है, बोल रहा है जीरो टैरिफ पे आ जाएंगे। तो आज अगर आप देखें तो ये ऑपरेशन सिंदूर में हम्म सभी के कपड़े उतर गए, और जो मुखौटा पहना हुआ था वो हम्म खुल के आ गया। और जियो पॉलिटिकल इक्विजन जो थ्रेडबेयर है, जो नग्न अवस्था है, वो बिल्कुल सतह पे आ गई। और इसके कनेक्शन हमें इतिहास में भी मिलेंगे। हम्म हम्म। तो क्या इससे भारत के लिए नया चैलेंज खड़ा हो सकता है? देखिए, हमें बहुत साल पहले एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज द पर्सन हु इज अलोन। भारत के पास आज अपनी जियोपॉलिटिक, भारत आज जिस रास्ते पे चल रखा है, हम्म उस रास्ते का नाम है स्वायत्तता, स्वाधीनता। या अगर हम इसकी परिभाषा करें तो स्वाधीनता 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है ज्योग्राफीय, भूगोलीय स्वाधीनता, हम्म कि अगर आप किसी के, क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, अगर आपकी सीमाएं अलग हो चुकी हैं, आपके पास अपना दुर्ग है, अपना सीमा है, अपनी कैपिटल है, तो आपकी भूगोलीय स्वाधीनता है। दूसरा स्वाधीनता होती है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी किसी के पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल प्रेशर के बिना आप अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री हो, जिसको पाकिस्तानी खुद मुख्तारी कहते हैं, या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस कहते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। तीसरा इंडिपेंडेंस जो मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ, और जिसके लिए सभी हिंदू राष्ट्रवादी और बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं, वो है वैचारिक इंडिपेंडेंस। हम्म हम अपने आप को पहचानने लग गए। हमारे ऊपर जो कम्युनिस्ट नैरेटिव था, जो हीनता की भावना थी, जो डिमोरलाइजेशन था, जो सबवर्शन था आइडियोलॉजिकल, वो समापन की तरफ बढ़ रहा। लेकिन आज भी दो ऐसी इंडिपेंडेंस है जिसकी भारत को जरूरत है, जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक को कहते इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, दूसरे को कहते टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में आज भी हमारा करेंसी को आईएमएफ नहीं, इसी आईएमएफ को, जो पाकिस्तान जैसे टेरर स्टेट को स्पॉन्सर करता है, हम्म जो युआन बोलते हैं, चीन आमने सामने है, युआन को तो मान लिया है कि एसडीआर के बराबर है, लेकिन भारतीय रुपए को एसडीआर मानने को तैयार नहीं है। बोलता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इंडियन रूपी कैनॉट बी मेड इनटू इंटरनेशनल करेंसी, नहीं बनने देगा। और जैसे ही करने गए, ट्रंप ने सीधा वहां से धमकी किया, एनी अटेम्प्ट ऑफ मेक गेटिंग अ पैरेलल करेंसी टू डॉलर, आई विल कम बैक हेविली ऑन। ये ना हमें वो डिक्टेट कर रहा है। ये ट्रंप जो है आज हमारे लिए क्लिंटन से बड़ा मुसीबत और जो बिडेन से बड़ा मुसीबत बना हुआ। जो बिडेन को तो मानते ही नहीं थे, लेकिन हम्म ये ऐसा दोस्त है जिस वो हमारा शत्रु बन चुका है। हम्म तो एक तो भारत अपनी इकोनॉमी बढ़ा के रूपी कन्वर्टेबिलिटी की कोशिश कर रहा है, हम्म एसडीआर बनाने की कोशिश कर रहा है। आईएनआर जिस दिन एसडीआर बन गया, तो हम्म आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल गई आपको। और दूसरा, जो टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस है, गैस टरबाइन, आपके माइक्रो प्रोसेसर, आपका जो क्या कहते हैं प्राइम मूवर्स, आपके शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, एनर्जी वेपन्स, एआई, क्या कहते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर रिसर्च, इन जगह पे जो भारत अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसमें जो हम क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और पैरिटी अचीव कर चुके हैं कई जगह पे, हम्म। स्पेस जैसी जगह पे। वो जो दो इंडिपेंडेंस है, वो इन वर्ल्ड पावर्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस वजह से आपके ऊपर इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं बनाने की कोशिश की जा रही है। तो और ये अगर आपको उठना है, लास्ट का जो दोनों ही इंडिपेंडेंस है वो तो एक लंबा रास्ता दिखता है। उसमें तो बहुत काम करने की और बहुत समय की भी जरूरत होगी। यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है हम्म कि सबका साथ सबका विश्वास तो छोड़ दीजिए, हम्म सबका संकल्प और सबका प्रयास। बिल्कुल। का अभी कुछ दिन पहले हमारे एक इंफोसिस के चेयरमैन ने बोला 70 आवर्स वीक करो, तो हाँ पूरे देश में ऐसी हाहाकार मच गई, तो जैसे उसने किसी
कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं कमेंट कर दिया, राहुल गांधी की विभत्स बातें सुनकर किसी को बुरा नहीं लगा, हम्म। लेकिन जैसे ही हमारे नौकरीशुदा लोगों को बोला 70 घंटे काम करो, तो हम्म। सबको आंखों से, कानों से, नाक से खून निकल गया। हम्म। अरे भाई, चाइना सुपर पावर बना कैसे था? स्वेट शॉप की मदद से। 18 घंटे चाइनीज यूथ, एक पूरे 15 साल तक, जब से डेंग जियाओपिंग से लेके हु जिनताओ, और हु जिनताओ के बाद जो जियांग जेमिंग तक का जो रास्ता बना, वो सारे प्रीमियर्स के टाइम में चाइनीज की जनता जो 18 घंटे काम करती। आज चाइना टूट रहा है, क्यों? क्यों? वहां बाइलान चल रहा है। चाइनीज जो यूथ है इतनी नालायक है, बोलता है हमें काम ही नहीं करना है, लेट इट रॉट। तो इसलिए चाइना का इकोनॉमी समाप्त हो रहा है। तो ये ऐसा है कि जब कंधे से कंधे मिला के हर भारतीय को 70-70 घंटे, 80-80 घंटे काम करना पड़ेगा। ओटीटी, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम रील से छुटकारा देके हम्म। सघन, संगठित, सकेंद्रित प्रयास करेंगे और जीवन का दर्शन सुधारेंगे। अपने बच्चों को जब नचनिया बनाने के जगह साइंटिस्ट और क्या कहते हैं एंटरप्रेन बनाएंगे, तभी हमारे पास ये दो इंडिपेंडेंस आएगी, वरना ये इंडिपेंडेंस नहीं आ पाएगी। और जियो इंटरप्ट पॉलिटिकल ये प्रेशर से ये आने नहीं देना चाहते। इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहते हैं, हमारे पास में 10 मिनट का समय है और दो प्रश्न बचे हैं। तो जब पाकिस्तान बार बार आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है तो दुनिया उसे बार बार बेल आउट क्यों देती है? जी, जैसा कि मैंने आपको इसका रिस्पॉन्स बताया हुआ है कि पाकिस्तान अपने आप में एक स्टेट नहीं है। पाकिस्तान अपने आप में कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है। पाकिस्तान एक क्या कहते हैं एंटी स्टेट। पाकिस्तान का जन्म भारत का सर्वनाश करने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान आपके शरीर में वो नासूर है जो कैंसर की तरह बढ़ा हुआ है, और उसको फैलने के लिए जो उसकी टेंडेंसी है, उसको गजवाए हिंद कहते हैं। और आप देखिए, जब से क्या कहते हैं अयूब खान आया, हम्म। जनरल जिया उल हक आया, मुशर्रफ आया, ये लोग अगर जैसे किसी भी कंट्री में अगर वो तख्ता पलट के आ जाते, तुरंत सैंक्शन ठोक दिया जाता। आज तक पाकिस्तान के साथ ऐसा कभी भी नहीं किया गया। पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्यों ना लगे हो, वो बोला जाता है अयूब खान ने टेक्नोलॉजी चोरी कर ली। तो ठीक है भैया, मेरी मुर्जी है, मैं भी थोड़ी चोरी करके आता हूँ। मैं जाता हूँ फ्रांस के पास, बोला भाई थोड़ा सा चोरी करूंगा, चोरी करने दो। मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऐसा हुआ कि हिंदी फिल्म का वो डायलॉग हो गया, फार्मूला रखा कहीं से चुरा लो, माइक्रो फिल्म में आपकी टेक्नोलॉजी है। मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे वो मटेरियल नहीं मिलते, उस प्रिसीजन का मशीन टूल नहीं मिलता। मशीन टूल मिलता है तो उस लेवल की एक्सपर्टाइज नहीं मिलती। तो किसी एक साइंटिस्ट या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट द्वारा संभव है कि ये सारी हाई लेवल की इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पाकिस्तान पहुंच जाए और न्यूक्लियर बम ऐसे ही बन जाए? ये न्यूक्लियर बम चाइना को एक्सपोर्ट करवाया गया। रशिया ने चाइना को दिया, चाइना ने पाकिस्तान को दिया, नेदरलैंड ने अपनी इक्विपमेंट की ब्लूप्रिंट दी सीआईए की मंजूरी से। जिस अयूब खान को आप मर्चेंट ऑफ मेनेस कहते हैं, वो अयूब खान की औकात नहीं थी कि वो पूरी की पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसकी डिग्री देखे। ही वॉज अ डॉक्टरेट इन फिजिक्स। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और फिजिक्स एक जैसी चीज है, फंडामेंटल रिसर्च हो रहा है। कोई बीटा गामा थीटा पार्टिकल के ऊपर रिसर्च कर रहा है। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन 98 to 99% एनरिच्ड, और वो भी एक मेटल को इवापोरेट करके सेंट्रीफ्यूज में गैस फेज में, जहां पे नॉर्मल परसेंटेज सिर्फ 3 या 2% हो, वहां से उसको 98% करना है, और जो मैक्सिमम मटेरियल अवेलेबल है उसको पूरी तरह हटा देना है। तो आप कंसेंट्रेशन की लेवल को समझे। वो पाकिस्तान जैसे जाहिल कौम, जिसको अंग्रेजी के दो सेंटेंस बोलने नहीं आते, जिसका फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं मुजरा करता है शादियों में, उनकी कैपेसिटी है ठीक अभी ये चीज बनाने की, तो वेस्ट के द्वारा ही कॉन्सेप्ट पे। इनके आईएसआई को किसने बनाया? इनके आईएसआई के संस्थापक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। और ऐसा नहीं कि आजादी के समय, आजादी के कई साल बाद
आईएसआई का निर्माण ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने किया। इनके जो मिलिट्री ब्रास है वो कहाँ से ट्रेन होके आते हैं? सारे फोर्ट ब्रैग से ट्रेन होते हैं, फोर्ट डेविड से ट्रेन होके आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेंड इनके ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स। इनके इक्विपमेंट F-16 कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट्स के। इनका जो क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट का है। आज की तारीख में चाइना इनको मटेरियल देता है, वेस्ट ने सप्लाई कम कर दी तो चाइना का मटेरियल आपको दिख रहा है, लेकिन ले दे के ये खड़ा ही था इतने साल वेस्ट के सपोर्ट में। और इसका और तब क्या इनको आतंकवाद नहीं दिखा? चार चार बार भारत पे हमला हो गया, तब कभी अभी रशिया ने एक बार यूक्रेन पे हमला कर दिया तो दुनिया के सारे सैंक्शन ठोक दिए और बोला तुम रशिया से तेल क्यों लेते हो? जब पाकिस्तान में हमने तीन तीन बार हमला किया, दुनिया के आंखों में क्या कहते मोतियाबिंद हो रखा था या कानों में कनखजूरा बैठा था? किसी को दिख नहीं रहा था कि गरीब वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के ऊपर एक डिक्टेटरशिप जो कि रेडिकल रैबिड इस्लामिक जिहादिस्ट स्टेट है वो एट्रोसिटी कर रही है। जो दुनिया में जिनको थोड़ा सा अभी रोहिंग्या को कुछ हो गया उनकी छातियां फट जाती है एक्सप्लोजिव ब्लास्ट से, उनको बांग्लादेशियों का बलात्कार नहीं दिखा गया। द ब्लडी केबल बोल के केबल देखिए जो ढाका में बैठे यूएस एम्बेसी ने रिचर्ड निक्सन को लिखा है। टिक्का खान जब जेनोसाइड कर रहा था तब अमेरिका की ह्यूमन राइट्स और यूएनएचसीआर को नहीं याद आया। और ये जेनोसाइड खत्म होने के बाद जैसे ही वेस्टर्न फ्रंट में अटैक किया हमने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया तो तुमने 7th फ्लीट भेज दिया। तो ये इनके पॉलिसीज कंटिन्यूअम में है, सिर्फ इनके ताल और ठेके ऊपरी मुलम्मा चेंज होता है, इनकी हरकत कभी चेंज नहीं हुई, वरना पाकिस्तान कब का डिफॉल्ट कर चुका होता, कब का डिसइंटीग्रेट हो चुका होता। पाकिस्तान की जरूरत वेस्टर्न स्टेट को है। भारत ने आईएमएफ बैठक में वोट नहीं किया तो क्या ये चुप्पी भी एक संदेश है? भारत ने अपनी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस को दर्ज कराने के लिए किया। अगर आप वहां पे आईएमएफ की बैठक से अपने एम्बेसडर या अपने रिप्रेजेंटेटिव निकाल लेते हैं तो बिना सबके वोटिंग के आपकी वो पारित नहीं होनी चाहिए। आईएमएफ ने भारत के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है, हमारा अपमान किया है। हम भी आईएमएफ के कंट्रीब्यूटर हैं, अमेरिका के बराबर नहीं है लेकिन हम भी कंट्रीब्यूटर है। आज फ्रेजाइल स्टेट की हम भी मदद करते हैं। हमारे मेंबरशिप का, हमारे प्रेजेंस का, हमारे डिप्लोमेटिक लेवल का, हमारे डिप्लोमेटिक हाई टेबल का अपमान किया गया, हमें ओवरराइड किया गया है। जब उसके बाद कुछ अंदरूनी बातें हुई कि हम टोटली ब्रेंटन वुड एग्रीमेंट और इस सारे जगह से हम विथड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, यहां तक कि यूएन से निकल के एससीओ में जाने की बात हो गई, तब जाके लोगों के हाथ पैर ठंडे हुए, बोले नहीं 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 थोड़ा भाई एक थोड़ा रो रहा है लॉलीपॉप दे दो, 10-12 कंडीशन और बढ़ा, ताकि हमें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल जाए कि हमने भी अपना रेजिस्टेंस दर्ज कराया है। तो क्या वरना जहां भारत को ओपनली अपोज करना चाहिए था? बिल्कुल, जब राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट ओपन में दे ही दिया तो उसी वक्त अपोज करना चाहिए था और सीरियस मैटर उठाना चाहिए था कि तुमने एक वांटन एक्ट ऑफ टेरर हो रखा है, एक सामने वाला न्यूक्लियर वेपन केपेबल मिसाइल से एग्रेशन दिखा रहा है, शायद वो उसमें न्यूक्लियर टिप हो भी, किसको मालूम है, शायद न्यूक्लियर वेपन से आप अटैक कर रहा है इस किस्म का प्लोरिफेरिक ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको कैसे फंड कर सकते हो? अभी मेरा यहाँ पे सही अभी मेरा मसूद अंतिम अजहर प्रश्न, खुले में स्पेस दे रहा है। हमारे पास में 1 मिनट का समय है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, क्या भारत के पास अल्टरनेट रीजनल इकोनॉमिक अलायंसेज बनाने का मौका है? आज ये मौका नहीं, भारत के लिए जरूरत है। इट इज द फाइट फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल। इसलिए एशियान और बिम्स्टिक के जितने भी स्ट्रक्चर है उसमें भारत को जियो इकोनॉमिक रोल प्ले करना है। और जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के पुराने मेंबर है उसमें से पाकिस्तान को वोट आउट करके उसकी मेंबरशिप कैंसिल करके, साख में से पाकिस्तान की मेंबरशिप कैंसिल करके, ये जो भी सुप्रा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या लोकल ऑर्गेनाइजेशन है इसको प्रॉपर फ्रेमवर्क में, लीगल फ्रेमवर्क में लाके
एक जियो इकोनॉमिकल एंड ट्रेड पैक्ट में नेगोशिएट करना चाहिए, जिस तरह चाइना आज हर कंट्री के साथ ये बहुत अच्छा। ट्रेड पैक्ट। अब समय नहीं है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जब दुनिया अपने फायदों के लिए आतंक को नजरअंदाज करे तो भारत की चुप्पी भी एक पावरफुल मैसेज होती है। अब जरूरी है कि हम सिर्फ खबरें देखें नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच को भी समझें। अगर आपको आज की चर्चा पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में कोई विचार हो तो आप कमेंट में लिखें, हम लोग उसका जवाब देंगे। सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आज की चर्चा धन्यवाद शो भी में विराम बुलाने के देते लिए। हैं। धन्यवाद।